आदाब नाज़रीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है गुजरात में बयानों की गूंज जो इस वक्त दिखाई दे रही है। गुजरात इलेक्शन हर रोज अपना मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। पता नहीं चल रहा कि ऊंट आखिर करवट कौन सी बैठेगा। कांग्रेस जहां पर 22 साल के वनवास को खत्म करने में जी जान लगा रही है, तो वहीं बीजेपी इस बार भी कमल खिलाना चाह रही है। इसी जद्दोजहद में गुजरात चुनाव में विकास की बात अब एक तरह से पीछे छूटती जा रही है और लीडरों के तमाम तरह का बयान सामने आ रहे हैं। अय्यर से बयान से छिड़ी जंग पीएम मोदी तक पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लीडरान को इस तरह के गलत जुबान का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या लीडर इस तरह बयान देकर के अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अय्यर के बयान से कांग्रेस को गुजरात में नुकसान होने वाला है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। तो गुजरात चुनाव में पहले मरहले की वोटिंग को बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं वो कई तरह के सवाल भी खड़े करते हैं हमारे मुल्क की सियासत में। लेकिन साफ साफ बात यह भी है कि जब बात गुजरात के विकास की शुरू होती है और तमाम बुनियादी मुद्दों की जब बात होती है, वो धीरे धीरे वोटिंग का वक्त नजदीक आते आते पीछे क्यों छूट जाती है और बात सिर्फ और सिर्फ नाजेबा अल्फाज की और अलग तरीके के बयानात की क्यों आ जाती है। गुजरात इलेक्शन लीडरों के बयानों से और सुर्खियों में आ गया है। अय्यर के बयान से मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। गुजरात में असेंबली इंतखाबात अपने पूरे शबाब पर है। मैदान तैयार है। पहले दौर की तशहीर का शोरगुल खामोश हो चुका है। अब इंतजार है बस वोटिंग का। लेकिन गुजरात इंतखाबात रोज अपना रंग बदल रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी मणिशंकर के बयान को निशाना बनाकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रही है। पीएम मोदी ने अय्यर के पाकिस्तान वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अय्यर पाकिस्तान में मेरी सुपारी देने गए थे क्या? मैंने कहा भाई, आप पाकिस्तान में जईने मोदी ने रस्ता में हटाओ। आप बात करना मणिशंकर अय्यर, बात है। आप कांग्रेस पार्टी आपकी बात में दवाइए कैसी के नहीं मारे जरा नपूंछ भाई मैंने कहा कोई ने रस्ता में हटाना मतलब सुना રસ્તામાંથી હટાવવાનો મતલબ શું થાય ભાઈ? અને આ કામ પાકિસ્તાનના અંદર છોપારી આપવા ગયા હતા? ના, મોદીની છોપારી આપવા ગયા હતા। दरअसल मोदी के पीएम बनने के बाद अय्यर ने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था। तो लोग ये सवाल पूछ रहे थे, किसी ने सवाल आपसे उठाया कि आखिर मोदी साहब जिस लाइन को लेकर चलते हैं पॉलिटिक्स में वो बिकती है, वो सेल होती है, उसकी एक पॉपुलैरिटी है। तो मोदी साहब अपने कोई कमजोर नहीं हो रहे इस वजह से। मोदी साहब स्ट्रांग हो रहे हैं, अपने बेस को मजबूत करते हैं। तारीख को बिहार के नतीजे आने वाले हैं और आपको दोबारा अपना सवाल करना पड़ेगा। अच्छा जी, स्ट्रांग नहीं होते जा रहे हैं। स्ट्रांग नहीं होते जा रहे हैं कि इसको बंद करना है तो एक ही तरीका है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हों। और बेहतर करने के लिए ऐसे हमारे यहाँ वजीर आजम की जरूरत है जो फजूल के शर्तें न रखें और आपसे बातचीत करें, जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। अब जो जिस जगह पे आके खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, अब इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा? हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, इनको तो आप ही हटा सकते नहीं है। तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। हाँ, हम हटाएंगे, लेकिन तब तक जरा आपको भी इंतजार करना होगा। दरअसल इस पूरे मामले ने तब तूल पकड़ा जब कांग्रेस के दिग्गज लीडर मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी पर मुतनाज़े बयान दिया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के लिए नीच लफ्ज का इस्तेमाल किया था। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है और ऐसे व्यक्ति ऐसे मौके पर
इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है? मणिशंकर अय्यर के बयान का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने इसे गुजरात की बेइज्जती बताया। कहा वोट के जरिए अवाम कांग्रेस को इसका जवाब देगी। श्रीमान मणिशंकर अय्यर એમણે કહ્યું આ મોદી તો નીચ જાતિનો છે, આ મોદી તો નીચ છે। ભાઈઓ બહેનો, अपमान गुजरातનું છે કે નહીં? अपमान गुजरातનું છે કે નહીં? हालांकि तनाजा बढ़ता देख मणिशंकर अय्यर ने हिंदी जबान पर पकड़ न होने का हवाला देते हुए माफी मांगी और कहा कि अगर कांग्रेस को मेरे बयान से कुछ नुकसान पहुंचा है तो मुझे अफसोस है। मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, तो मैंने अपने मन में लो का तर्जुमा किया नीच में। अब यदि नीच का और कोई अर्थ बनता है तो माजरत चाहता हूं। फिलहाल कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर को पार्टी से निकाल दिया है। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी का आदर करती है। गलत शब्द प्रयोग कर कोई भी नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोलेंगे। कांग्रेस ने बीजेपी पर विकास की बात न करके ओछी सियासत करने का इल्जाम लगाया है। बौखलाई हुई और घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के ओछे और सस्ते हथकंडे अपना रही है। हम उन्हें विनम्र अनुरोध करेंगे, 6.5 करोड़ गुजराती मुद्दों पर जवाब चाहते हैं, हथकंडों पर। राहुल जी के नेतृत्व में गुजरात में हम जीतने वाले हैं और यदि मेरे कुछ कहने से कांग्रेस को कुछ भी हानि पहुंची हो तो मुझको बहुत अफसोस है। गुजरात का सर्द मौसम लीडरों के बयान ने गर्म कर दिया। सियासत में इतनी गंदी जुबान को इससे पहले कभी नहीं देखा गया। जब सियासत ने अदब की दीवार गिराकर उस पर गलत कलाम लिखे हों, सियासत जब जब गिरी है तो फिर उसका कोई मेयार नहीं रहा है। सवाल है कि क्या मणिशंकर अय्यर का बयान कांग्रेस को गुजरात में नुकसान पहुंचाएगा? क्या गुजरात इलेक्शन पर मणिशंकर का बयान कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित होगा? क्या बीजेपी को अय्यर के बयान का फायदा मिलेगा? इन तमाम सवालों का जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा। मुजम्मिल अय्यूब, जी मीडिया। तो बयान बहादुर अपने अपने बयान दे रहे हैं और बयान जो सिर्फ दिग्गज ही नहीं बल्कि जो दूसरे तमाम उम्मीदवार हैं उनकी भी तरफ से आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच पहले मरहले की वोटिंग से जुड़े हुए सवाल यह है कि क्या नीच कांड पर ही अपना वोट डालेगी कल गुजरात की आवाम? इन सब के बीच क्या गाली पॉलिटिक्स से ही तमाम सियासी पार्टियां अपनी पार्टी को जीत दिलाना चाहती हैं? और इन सब के बीच क्या वाकई सुपारी पॉलिटिक्स को ही एक सहारा बना करके गुजरात की जंग जीती जा सकती है? इन तमाम सवालों को हम तफसील से जानेंगे और हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के तर्जुमान कमलाकर त्रिपाठी जी, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के लीडर राजकुमार भाटी जी, इसके अलावा हमारे साथ सियासी तज्जियाकार प्रोफेसर राजवीर शर्मा जी भी मौजूद हैं और अहमदाबाद से हमारे साथ 2 खास मेहमान और हमारे साथ हमारे साथी जुड़े हुए हैं खुर्शीद रब्बानी जी जो कि जी सलाम के इनपुट एडिटर हैं और इसी के साथ जी बिजनेस के ब्यूरो चीफ केतन जोशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है बातचीत में। और मैं जरा बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले जरा गुजरात की तासीर समझ लेते हैं कि आखिर गुजरात की तासीर क्या है और वहां पर क्या कुछ हलचल चल रही है, सरगर्मियां क्या हैं। खुर्शीद रब्बानी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, इस वक्त क्या कुछ मूड नजर आ रहा है? सवाल दरअसल ये है कि जो बयान बहादुर अपने बयान दे रहे हैं उन बयानों का असर जमीन पर कितना उतर रहा है और वो जमीन पर उतरने के बाद वोटिंग मशीन में क्या वो दर्ज होगा? जब कोई शख्स वोट पे अपना ईवीएम पर बटन दबाने जाएगा तो क्या वो सब बयानात उसके जहन में चल रहे हैं? क्या आम बातचीत वहां हो रही है? देखिए सऊद, बहुत सारी बयानबाजी हो रही है। गुजरात जो है बहुत अहम इंतखाबात जो है गुजरात में होने जा रहे हैं। कल पहले मरहले की वोटिंग होगी 89 सीट्स के लिए। तो जो बयानात हो रहे हैं उनका जमीन पर बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। लीडर्स जो है वो बयान दे रहे हैं और एक पार्टी के लीडर्स बयान दे रहे हैं, दूसरी पार्टी के लीडर्स जो है उन बयान को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के दरमियान लेकर के जा रहे हैं।
लेकिन आम लोग उन बयानात से बहुत ज्यादा मुतासिर नजर नहीं आ रहे हैं। उनको अपने इश्यूज को लेकर के बहुत ज्यादा, वो अपने इश्यूज को लेकर के बहुत ज्यादा संजीदा हैं, बहुत ज्यादा जो है इश्यूज के ऊपर बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि लीडर्स जो है वो बयानबाजी में उलझा करके रखना चाहते हैं। तो अगर हम देखें कुल मिलाकर के बहुत सारी जगहों पर हम गए हैं, बहुत सारे लोगों से बात की है, अलग अलग लीडर से भी बात की है, अलग अलग पार्टी के लोगों से भी बात की है, जो वोटर्स हैं उनसे भी बात की है, वो बहुत ज्यादा इन लीडर्स के, इन नेताओं के बयानों में आने वाले नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपने गुजरात की बात करना चाहते हैं, डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, तरक्की की बात करना चाहते हैं, यहाँ के जो इश्यूज हैं उनकी बात करना चाहते हैं, जो उनके मसले मसाइल है उनके हल की बात करना चाहते हैं, कोई ठोस बात करना चाहते हैं। किस लीडर ने किसको क्या कह दिया, किसकी सीढ़ी जारी हो गई, किसने किसको क्या इल्जाम लगा दिया, किसने किसके ऊपर किस तरह की जो है वो बातें कह दी, इन तमाम चीजों से यहाँ के जो वोटर्स हैं उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 20-22 साल से, 25 साल से, 30 साल से यहाँ पर उसी तरह की सियासत होती रही है। लोगों को अलग अलग इश्यूज के ऊपर उलझाया जाता है, नेशनल इश्यूज के ऊपर ज्यादा बात हो रही है यहाँ पर, या उनको ज्यादा उलझा करके रखा गया है। लेकिन अब वोटर्स जो है वो बहुत ज्यादा समझदार नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा समझदार दिख रहे हैं, और वो अपने जो यहाँ के लोकल इश्यूज हैं, उनके गली मोहल्लों की बात है, यहाँ की नौकरियों, यहाँ के नौजवानों को नौकरी चाहिए उसकी बात है, और जीएसटी का इशू है। नोटबंदी का उतना ज्यादा अब यहाँ पर नहीं रहा, लेकिन जीएसटी का एक इशू है जिसको लेकर के जो यहाँ पे कारोबारी है उनके अंदर नाराजगी देखी गई है, बयानबाजी हो रही है एक पार्टी की तरफ से, दूसरी पार्टी जो है उसको बुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम लोगों के दरमियान, आम ठीक है खुर्शीद जी, मैं आता हूं, और आपने जो बात बताई कम से कम इससे इतना तो साफ हो गया की बात करना चाहते हैं कि असल मुद्दे पर कम से कम जनता तो है, भले हमारे सियासतदान असल मुद्दे से भटक चुके हों और एक दूसरे को शायद नीचा दिखाने की और इल्जाम तराशी के दौर से गुजर रहे हों, लेकिन कम से कम जो आवाम है वो असल मुद्दों पर ही है। मैं आऊंगा आपके पास, केतन जोशी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। केतन जोशी जी, सौराष्ट्र, जनूबी गुजरात और कच्छ, यहां पर इलेक्शन हो रहे हैं, हम देखते हैं कि 63 पर अकेले, इससे पहले इन इलाकों में जहां पहले फेज पर वोटिंग हो रही है अकेले भाजपा का कब्जा था, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि 50 हमारे पाली में आएगी, और सिर्फ उसके दावे के पीछे की वजह यह है कि पाटीदारों का वोट उसके जानिब उसको नजर आ रहा है। क्या वाकई ऐसी सूरत हाल है या फिर कुछ उलटफेर देखेंगे? देखिए, खासकर जो कांग्रेस है वो बयान दे रही है उसमें थोड़ा सा तथ्य है, हालांकि वो जो बोल रहे हैं कि 50 सीट हमारी है उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन मैं आपको पूरा गणित समझा देता हूं। सौराष्ट्र और कच्छ और एक तरफ दक्षिण गुजरात, जहां पर अभी हम मौजूद है सूरत में, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर पाटीदार की संख्या बहुत ज्यादा है, और पाटीदार को लेकर हार्दिक पटेल पिछले 2 साल से आंदोलन चला रहे हैं। अब उन्होंने अपनी पैटर्न भी बदल दी है आंदोलन की। पिछले 1 महीने से वो सिर्फ पाटीदार आरक्षण की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो ओपन कैटेगरी के जो छात्र हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी बात बताते हैं कि ओबीसी को हम टच नहीं करेंगे, वो 49% जोका क्यों रहे, लेकिन हमको अतिरिक्त चाहिए। तो ये जिस तरह की वो दलील दे रहे हैं, इससे खासकर जो युवा वर्ग है गुजरात का वो उनके साथ जुड़ रहा है, पाटीदार उनके साथ जुड़ रहा है, और सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात यानी कि सूरत का काफी कनेक्शन रहा है, और ये एक तरह से बीजेपी का गढ़ है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत को हम तराशे तो इतना जरूर कह सकते हैं कि जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए 2007 और 2012 में थी, ऐसी स्थिति अभी नहीं है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हार्दिक पटेल को लेकर कथित सीडी भी उनकी आई, लेकिन फिर भी उनको उतनी हवा नहीं मिली जितनी की बीजेपी को अपेक्षा थी। तो हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो कल पहले चरण का चुनाव होने वाला है वहां पटेल बहुलक इलाकों में, ठीक है, जल्दी से मैं एक चीज और केतन जी आपसे समझना चाहूंगा, बहुत जल्दी से एक चीज समझना चाहूंगा। हमने देखा है कि इससे पहले जब पाटीदार जो है बीजेपी के साथ थे, तो बीजेपी के साथ वो पूरी शिद्दत के साथ रहते थे, और कहते ना कि एक आक्रामक प्रचार करता था ये पूरा का पूरा तबका, साथ ही बूथ मैनेजमेंट और साथ ही साथ जो वोटिंग है उसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता था। क्या ठीक वैसे ही रोल को कांग्रेस के लिए ये अदा करेगा इस बार, या उससे जुदा होगा? और इसके साथ ही मैं ये भी समझूंगा कि 18 से 40 साल तक के लोगों में तो कांग्रेस बीजेपी को लेकर गुस्सा नजर आ रहा है, लेकिन 40 से ऊपर के जो लोग हैं पाटीदार के, वो थोड़ा पशुपेश में नजर आ रहे हैं। इसको भी जल्दी से समझना चाहूंगा। बिल्कुल, आपने कहा 18 से 40 से वो हार्दिक पटेल के साथ है, गुस्से में है, तो कहीं ना कहीं वो अगर 18% टोटल पटेल के वोट शेयर है, 18% में से अगर आप मान लीजिए कि
4% की अगर कांग्रेस के साथ चले जाते हैं तो बहुत बड़ा ये गेम चेंजर होगा, क्योंकि दोनों भाजपा और कांग्रेस के बीच 9% का ही है वो मार्जिन था 2012 के मुकाबले। तो अगर 4% वोट यहां से आते हैं और ओबीसी जो अल्पेश ठाकुर जुड़े हैं 5 से 2% आते हैं, तो आप समझिए कि कांग्रेस का पलड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन पटेल है वो हमेशा 1985 से भाजपा के साथ रहे, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 3-4% भी अगर पटेल टर्न अराउंड होते हैं कांग्रेस में, तो ये बहुत बड़ा एक राजकीय भूकंप भी हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन देखना होगा, यानी कि उलट फेर से इनकार नहीं किया जा सकता। और जैसा कि खुर्शीद जी भी बता रहे हैं कि जो रियल मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, वोटर्स उनके साथ स्टक्ड हैं। भले ही टीवी डिबेट्स में जिस तरह की बयानबाजियों की बात हो रही हो या फिर टीवी पर एक कैप्चरिंग जो नजर आ रही है, उससे अलग हट करके आम मुद्दों की बात आज अवाम करती हुई नजर आ रही है। हम आएंगे इस पर, हमारे साथ थोड़ी देर के अंदर बीजेपी के भी तर्जुमान जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के तर्जुमान कमलाकर त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। कमलाकर जी, सेल्फ गोल की आदत कब जाएगी कांग्रेस की? हम देखते हैं 3 दिन में 3 तरह की बातों को बड़ी अच्छी तरीके से बीजेपी ने लपका, चाहे औरंगजेब दौर की बात हो या फिर सियासी दलील कपिल सिब्बल साहब की, और अब नीच की सियासत। इसको लेकर के आप भले ही जितनी बात कर ले, भले ही अय्यर साहब को पार्टी से निकाल दे, लेकिन आप ये मानेंगे कि अब बीजेपी इसको लेकर के पूरी तरह से आपको घेर चुकी है और आपके पास बचने के लिए कोई प्लान भी और कोई जवाब भी नजर नहीं आ रहा। मानेंगे आप? नहीं सऊद भाई, बीजेपी तो मैं मान लेता हूं कि घेरने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसके पास मुद्दे नहीं है। जिस गुजरात मॉडल को ये भ्रम आपने दे दिया ना सर, एक बहुत अच्छे मुद्दे तो 2-3 तो दे दिए। बात तो पूरी हो लेने दीजिए हुजूर। जिस गुजरात मॉडल को लेकर के ये पूरे देश भर में घूम रहे थे, हिमाचल से लेकर के सब जगह गुजरात मॉडल पे विकास कर रहे थे, आज गुजरात के अंदर इनका गुजरात मॉडल डिफ्यूज्ड है। आप देखिए, अभी आपके ही चैनल पर दिखाया जा रहा था 22 से 40 साल के बीच के जो पाटीदार हैं, वो आपके चैनल के हिसाब से वो लोग, हमारे हिसाब से तो सारे ही पाटीदार आंदोलित हैं, लेकिन चैनल के हिसाब से भी 22 से 40 के बीच, तो सॉरी 18 से 40 लेकिन मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा। सुन लीजिए, मैं ये करेक्ट करना चाह रहा हूं कमलाकर जी, हमारे चैनल की तरफ से नहीं, जो बातें हैं वहां पर, अरे जिस तरह की बातचीत चल रही है, आपके चैनल तज्जिया है भाई। एक कंक्लूजन आपकी तरफ से है, हमारी तरफ से तो कंक्लूजन पूरा पाटीदार कम्युनिटी उद्वेलित है। अच्छा, लेकिन आपकी तरफ से भी जो कंक्लूजन लें तो ये 22 साल का स्पैन आ रहा है, और ये एग्जैक्ट वो स्पैन है जिसमें भारतीय जनता पार्टी पिछले 22 सालों में काबिज रही है। तो आप ये समझिए, पाटीदार आंदोलन हो रहा है, ओबीसी आंदोलन हो रहा है, आशा कार्यकर्तियों का आंदोलन हो रहा है, एजुकेशन में जो डेली वेजेस वाले, फिक्स्ड पे वाले हैं, उनका आंदोलन हो रहा है। पूरी तरफ से, हर तरफ से गुजरात जो है, और अब नया जो स्कैम आया है, जो नोटबंदी के दौरान, नोटबंदी से और जीएसटी से पूरा आपने देखा होगा, वहां का जो हीरा उद्योग है उस पे डेंट आया, जो वस्त्र उद्योग है वो 1.5 महीने तक जो है आंदोलित रहा। तो आप ये समझिए कि हर समाज का हर वर्ग आंदोलित है, और इनके साथ ये है कि इन्होंने लोगों को भ्रम में रख करके सेंटिमेंट्स की राजनीति करके, जो कि अब वो फिर करना चाह रहे हैं। अब आप ये सोचिए, आप मणिशंकर जी के बयान की बात कर रहे हैं, वो तो उन्होंने ये भी बताया कि अंग्रेजी का तर्जुमा वो हिंदी में कर रहे थे, लो का उन्होंने नीच कर लिया, उसमें जाति कहीं जानना चाह रहे हैं कि अगर उनको हिंदी आती तो फिर वो क्या करते? उन्होंने जाति कहीं वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन ये लोग जाति पर ला रहे हैं। ठीक है। और चरित्र देखिए कांग्रेस, जो कि पूरा गुजरात और पूरा देश देख रहा है, कांग्रेस पार्टी के हमारे राहुल जी जो अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने शुद्ध रूप से इस चीज को नकारा और एक्शन लिया, नजीर पेश की। मणिशंकर अय्यर जी बड़े सीनियर लीडर हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वर्किंग कमेटी मेंबर हैं, उसके बावजूद उनको निकाल दिया गया, उन पे एक्शन लिया गया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनके जीवीएल नरसिम्हा जो सांसद भी हैं और मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने इतने लो लेवल का बयान दिया। नहीं, बात पूरी हो जाने दीजिए सऊद भाई। इन्होंने कहा कि खिलजी के वंशज, बाबर की औलादें, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने चित्रलेखा मैगजीन का जो जिक्र किया और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी पे जो टिप्पणी की, गलत, झूठी, पूरे देश के सामने। क्या प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए माफी मांगी गलत बयानी के लिए?
उसके पहले प्रधानमंत्री जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के लिए जर्सी काऊ और राहुल गांधी जी के लिए जो है वो जर्सी हाइब्रिड काफ का संबोधन करते हैं। गिरिराज सिंह को ये रिवॉर्ड करते हैं, जो गिरिराज सिंह सोनिया जी के, ये सोचिए कांग्रेस को कभी ये खूनी पंजा कहते हैं, कभी ठीक है उधर से भी। हाँ, आप ये तो जनता को ये दिख रहा है कि कांग्रेस ने एक गलती से हुआ उस पे भी उन एक्शन लिया, और ये जिसको कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में थेथरई कहा जाता है कि ये थेथरई पे उतर आए हैं कि हम ये बोलेंगे, आप चाहे जो वो करिए। मैं जवाब ले लेता हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आपके भी बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। सर, मैं इसी पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। एक तो ये कि पहले मरहले की वोटिंग में आप कितने ज्यादा अपने आप को स्टैंड में पाते हैं, क्योंकि पाटीदारों का एक तरह से वहां पर अक्सरियत है और एक पाटीदारों की अक्सरियत वाला इलाका है, उसमें आपको कहां आप अपने आप को स्टैंड पाते हैं? और जिस तरह की बयानबाजी हो रही, कमलाकर जी आप पर ही सवाल कर रहे हैं कि आप अपने आप को देखिए, अपने गिरेबान में जाकिए। नहीं, देखिए, अगर ये कमलाकर जी कह रहे हैं कि हमने काउंटर किया है किसी बात का, तो यह इनकी सोच ही जो सोच के बारे में जो प्रधानमंत्री जी और हमारे लोग बाकी लोग कह रहे हैं, ये फिर बात को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं सऊद भाई। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि काउंटर हुआ है। लीडर्स हैं उनके ऐसे, मैंने गोपाल जी मैंने कहा ही नहीं कि काउंटर हुआ है। मैंने तो ये बताया कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र ये है कि एक गलती से दिया गया बयान पे भी हमने एक्शन लिया, और आपके लोग डेलिब्रेट बयान दे रहे हैं और उस पर आप कुछ नहीं कर रहे। आपकी बात मैंने सुन ली ना, आपकी बिना सुने मैं सुन रहा हूँ, दोबारा रिपीट करने की ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम लोग बिल्कुल समझ नहीं सकते, शुरुआत ही गलत कर दी ना, नहीं है, इसलिए मुझे कहना पड़ा। गोपाल कृष्ण जी, चलिए ठीक है सर, हम इन बातों पर नहीं जाते हैं। आपका जवाब? हाँ, हम ये कह रहे हैं कांग्रेस की सोच ये है कि हमारे अलावा इस देश में कोई सत्ता में नहीं रह सकता। अगर किसी तरह वो सत्ता मिल गई तो वह उसको चला नहीं सकता, और उसको उसकी प्रकृति ही नीचे तरीके की है। तो यह जो सोच है ना कांग्रेस की, यही देश का नुकसान करती है। यही सोच के बारे में जब प्रधानमंत्री और हम लोग कह रहे हैं, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? अरे हम सभ्य भाषा का आपको प्रयोग करना चाहिए, और जब आपको पता चल गया कि मैंने सभ्य भाषा का नहीं प्रयोग किया, तब आप माफी मांगते हैं, वह भी उस तरह से घुमा फिरा के करते हैं। फिर यह पूरा अरुण जी ने स्पष्ट, लेकिन गोपाल कृष्ण जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे। चलिए ठीक है, मणिशंकर अय्यर ने किस तरह से माफी मांगी उस पर ऐतराज हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने तो उस पर एक्शन लिया। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। राहुल गांधी ने उस पर ऐतराज जताया। अपनी रैली में भी वो कह रहे हैं कि वो पीएम का पूरा एहतराम करते हैं। उसके बाद भी बीजेपी मुतमईन क्यों नहीं नजर आ रही है? बार बार मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर के कोट करना और बार बार इस तरह की बात को उछालना, जब बाकायदा पार्टी भी उससे किनारा कर चुकी है, क्या जाहिर करता है सर? क्या किनारा करने का क्या मतलब है? आप वो कल खुद कैसे स्वाभिमान से कह रहे थे कि मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को नालायक का, अरे आप फिर चाय वाला का बार बार होता है। आप एक बात मुझे बताइए गोपाल जी, हम लोगों ने तो नजीर प्रस्तुत की एक्शन लेकर के। आपके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गलत बयानी की पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, आपने उस पर कोई भी जो है वो स्पष्टीकरण दिया, और मनमोहन सिंह जी के लिए आपके प्रधानमंत्री जी का ही उस समय का बयान है, देहाती औरत। सुनना नहीं चाहते आपके सामने भी मैं इसी तरह औरत वाला बयान तत्कालीन पीएम के लिए ही था। आज तक उस पे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने माफी मांगी है क्या? उनके खिलाफ एक्शन हुआ है क्या? ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। आप मुझे बताइए, जवाब ले लेते हैं। भी नहीं चाहते, जवाब ले लेते हैं। तो ये मानसिकता क्या है? अब आप ये सुन तो लीजिए। आपने पूरी बात कर दी, मैंने पूरा 15-20 मिनट तक आपको सुना, जरा भी मैंने शब्द 20 मिनट तो अभी आए नहीं हुआ। जो देश में एक जो ऊर्जा रहनी चाहिए, जो दूसरों के प्रति सम्मान रहना चाहिए, वह कांग्रेस पूरी तरह से खत्म कर चुकी है। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से स्टेज गोपाल जी, मैं देखिए जो सवाल पूछ रहा था उसका जवाब नहीं आया सर, माफी के साथ कह रहा हूं, लेकिन सर मुझे उसका जवाब नहीं मिला। मैं ये पूछ रहा था, तो बता रहा हूं, ये स्टेज मैनेज्ड है। राहुल का गुस्सा, मणिशंकर अय्यर का बयान, उसके बाद राहुल ऐसा दिखावा करते करो कभी-कभी, साथ निकाल किसी एक दो को निकाल के दिखाओ। आप भी
जनता को बेवकूफ बनाने के लिए स्टेज मैनेज करते हैं। ये स्टेज मैनेजमेंट है, सिर्फ दिखावा है और दिखावे की कार्रवाई है। और हमारे साथ ठीक है राजकुमार भाटी जी इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। सर राजकुमार भाटी जी हैं समाजवादी पार्टी के लीडर, उस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, क्या दिखावे के लिए ही कांग्रेस इस तरह के कदम उठा रही है या फिर लग रहा है कि एक बहुत बड़ा डैमेज हो गया, डैमेज कंट्रोल के लिए भाटी से निकाल दो, ट्विटर पर लिख दो, कह दो अपनी रैली में बात और बात खत्म हो जाएगी? क्या सियासत में ऐसा होता है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर एक बात। ठीक है सर, रिएक्ट कर रहे हैं सर, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। दूसरी बात ये भी सत्य है कि अनेक राजनीतिक पार्टियों के अनेक नेताओं की कभी कभी जुबान फिसलती रहती है और कभी कभी जानबूझ के अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस एक घटना को अगर देखें, और मैं इसमें यह भी कहना चाहूंगा कि बाकी पार्टियों से, अग्रवाल साहब सुन लीजिए, अग्रवाल साहब कृपया सुन लीजिए, अग्रवाल साहब सुन लीजिए, बाकी पार्टियां अगर एक गलती करती हैं तो बीजेपी की तरफ से 100 गलतियां होती हैं, ये भी सत्य है। रोज फिसलती रहेगी। आप सुनना नहीं चाहते क्या? राजनीति से आप सुनना नहीं चाहते क्या? आपको अब आप इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप सुनना क्यों नहीं चाहते? सुनना क्यों नहीं चाहते आप कह रहे हो एक बार आप सुनना क्यों नहीं चाहते? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, सुनना क्यों नहीं चाहते आप? मुझे भी बोलने का हक है या मुझे बोलने का हक नहीं है? ठीक है सर, मेरी बात को खराब लगे आप उसका जवाब देना। राजकुमार जी जल्दी से। लेकिन इस एक पर्टिकुलर घटना में जो बयान है, मैं इस पर बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। कांग्रेस ने इससे अपने आप को अलग करके, इसमें माफी मांग के और मणिशंकर अय्यर को पार्टी से निकाल के एक बड़प्पन का परिचय दिया है। लेकिन बीजेपी इसको लगातार तूल दे के, लगातार मुद्दा बना के एक छोटेपन का परिचय दे रही है। कांग्रेस ने मुझे बहुत कम समझ दिखा रही है। 10 सेकंड बात और सुन लीजिए। नहीं, इन्होंने मेरी बात मणिशंकर अय्यर ने कहा, अग्रवाल साहब सुन लीजिए, आप बोलने नहीं दे जा रहे, पहले ना चुप कर आइए आप। ये पहला सारा स्टेज मैंने, अरे सुन लीजिए अग्रवाल साहब, सुन लीजिए। मणिशंकर अय्यर ने कहा, मणिशंकर अय्यर ने साफ कहा कि ये बहुत नीच व्यक्ति है। कोई व्यक्ति नीच हो सकता है लेकिन कोई जाति नीच नहीं होती। आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं नीच जाति, नीच जाति, कैसे आप किसी जाति को नीच कह देंगे? चलिए ठीक है सर, ये आपका छोटापन है। मैं छोटापन जवाब ले लेता हूं, फौरन रिएक्शन ले लेता हूं। हमारे साथ सियासी तज्जियाकार प्रोफेसर राजवीर शर्मा जी मौजूद हैं। प्रोफेसर राजवीर, क्या वाकई स्टेज मैनेज है पूरी तरह से कांग्रेस का? एक बात। दूसरी बात, ठीक है अगर स्टेज मैनेज भी है, लेकिन राजकुमार जी जो बात कह रहे हैं कि कम से कम दिखाने के लिए सही, लेकिन एक बड़प्पन तो दिखाया कांग्रेस ने। और क्या बीजेपी तूल देकर के इसको बड़प्पन नहीं दिखाने का, एक तरीके से बड़प्पन दिखाने का मौका खो रही है? नहीं, देखिए सऊद भाई, अगर आप हिंदुस्तान की संस्कृति को देखें तो हिंदुस्तान की संस्कृति ये कहती है कि वो तो चलो प्रधानमंत्री हैं, हम आपस में भी छोटे लेवल पर जो हमारे परिवार के या हमारे पड़ोसी हैं उनसे भी हम किसी गाली गलौज की भाषा को स्वीकार नहीं करते हैं, उसको अच्छा नहीं मानते हैं। और इसलिए एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहना कि इनके मणिशंकर अय्यर और दूसरे लोगों के बयानात का कोई असर वहाँ की जनता पर नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो आम जनता है वो गुजरात भी उसमें शामिल है, हिंदुस्तान के और कोने भी उसमें शामिल हैं। एक तो ये, और दूसरी बात ये कि ये जो कहना है ये कोई आज मणिशंकर साहब ने कोई एक पहली बार कह दिया हो ऐसा तो है नहीं जी। अगर कांग्रेस बड़प्पन की बात मैं कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस को बड़प्पन दिखाना था तो उसी समय दिखा देते जब वो कह रहे थे। नहीं, केवल इस बार नहीं है, दिग्विजय सिंह, फलाना सिंह, दुनिया भर की अमित शाह जी ने एक लिस्ट दे दी है। ठीक है सर, मैं आता हूँ, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले हमारे इनपुट एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, खुर्शीद रब्बानी जी। खुर्शीद जी, यहाँ पर देखिए हमारे साथ सियासी तज्जियाकार है, वो ये कह रहे हैं कि बयानों का असर नहीं होगा, ऐसा नहीं है, अवाम पर असर पड़ता है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन आप वहां पर मौजूद हैं और वहां की तासीर को समझ भी रहे हैं। अगर आप वहां पर देख रहे हैं कि लोग जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर जा रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है? और अगर यहां पर सियासी तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि असर पड़ेगा, तो कितना असर आप देख पाते हैं कि पड़ेगा भी तो कितना पड़ेगा? देखिए सऊद, साफ सी बात है, कोई भी लीडर जब कोई बयान देता है तो उसका मकसद यही होता है कि उसका असर लोगों के ऊपर हो। अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी जो हैं वो लगातार अभी आज के डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, वो इंदिरा गांधी की बात करते हैं, सरदार पटेल की बात करते हैं, नेहरू की बात करते हैं, उस जमाने की कुछ चीजों को लेकर के आते हैं, असर डालने के लिए ही जाहिर तौर पर वो बातें कर रहे हैं।
अगर पुरानी चीजों को उखेड़ करके कहा जाए, गड़े मुर्दों को उखेड़ करके सामने लाया जा रहा है, तो उनका असर डालने के लिए ही, लोगों के ऊपर असर डालने के लिए ही बातें हो रही हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था, अभी भी वही कह रहा हूं, हम बहुत सारे लोगों से मिले हैं, बहुत सारे लोगों के दरमियान गए हैं, उनकी राय जानी है। मोटे तौर पर, जाहिर तौर पर वो मतलब जो है, जो बताना चाह रहे हैं, जो दिखाना चाह रहे हैं, या जो वो महसूस कर रहे हैं और जो महसूस किया हुआ वो हमें जताना चाह रहे हैं, बता रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि वो इन बयानबाजी से, चाहे प्राइम मिनिस्टर की बयानबाजी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, राहुल गांधी की हो, मणिशंकर अय्यर की हो, या पुरानी बातें, जैसे आज खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ मणिशंकर अय्यर का जिक्र किया, बल्कि रेणु सिंह का भी जिक्र किया, इमरान मसूद जो है सहारनपुर से, उनका जिक्र किया कि उन्होंने कहा था कि बोटी बोटी कर दूंगा। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो लगातार शुरू से लेकर आज तक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको वो उठाना चाह रहे हैं या उठा रहे हैं, और उनका साफ मकसद यही है। कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं उनका भी यही मकसद है कि लोगों तक वो उनकी बात पहुंचे या असर हो। लेकिन इन तमाम बातों का यहाँ पर जमीन पर बहुत ज्यादा असर, लोगों के दरमियान बहुत ज्यादा असर नहीं आ रहा है। वो लोग जो है, यहाँ के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो इश्यूज की बात करना चाहते हैं, वो जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर बात करना चाहते हैं। यहाँ बिजली ठीक है, सड़क ठीक है बहुत सारी जगह, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी का साफ पानी नहीं पहुंचा है, पीने का साफ पानी जो है वो नहीं पहुंचा है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कों की जो है, मतलब जो कनेक्टिविटी है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अभी आज हमारी बात हो रही थी, अखिलेश यादव यहाँ थे अहमदाबाद में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई पहले जब वो अहमदाबाद, जब गुजरात का नाम सुनते थे, गुजरात मॉडल की बात सुनते थे, तो उनको डर लगता था, उनको लगता था कि पता नहीं क्या डेवलपमेंट हुआ होगा। लेकिन जब उन्होंने गुजरात घूमा तो पता चला कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं है। तो वो जो इश्यूज हैं कि भाई बातों में उलझा कर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, बातों में उलझे रहे अब तक, लेकिन अब बातों में बहुत ज्यादा उलझने के मूड में ये लोग नहीं है। कुछ वो फैसला, ये बहुत अच्छी बात है, और कम से कम ये वहां पर दिखाई दे रहा है। और अगर बयानात हैं तो शायद हर एक इलेक्शन में बयानात की इस तरीके की बयार बहती है, और अब वोटर्स ये समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें बरगलाने की कोशिश है, क्योंकि हर इलेक्शन में ये होता है, लेकिन वो अब इश्यूज नहीं छोड़ना चाहते। ये बहुत अच्छी बात है। हम आएंगे और हमारे साथ केतन जोशी जो कि ब्यूरो चीफ है हमारे साथ जी बिजनेस के, वो भी जुड़े हुए, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से वक्फे का और चला है, ब्रेक से लौटते और फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का मुद्दा में बात बयानों की गूंज की कर रहे हैं कि गुजरात में किस तरीके से अब सिर्फ बयानबाजी हो रही है और जो असल मुद्दे वो पीछे छूटते जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। केतन जोशी जो कि ब्यूरो चीफ है जी बिजनेस के, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ सूरत से मौजूद हैं। केतन जी, जमीनी हकीकत आपसे जानना चाहेंगे कि जमीनी हकीकत क्या नजर आती है वहां पर, और जो तमाम तरह की बयानबाजियां हैं उनका असर कितना जमीन पर? देखिए, गुजरात का एक पहचान है कि वो कारोबारी राज्य है। यहाँ पर सारे लोग कोई ना कोई बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, और जीएसटी आया, नोटबंदी आया, तो कहीं ना कहीं समूचे गुजरात के जो छोटे कारोबारी है उनको चोट पहुंचाने का काम हुआ है। क्योंकि 1 करोड़ से 10 करोड़ की जो सालाना टर्नओवर है, ऐसे तो हजारों की तादाद में कारोबारी है, और उनको एक साथ जो हेवी डोज दिया गया उनसे वो काफी परेशान हो गए। दूसरा, बेरोजगारी एक यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है, और पिछले 2 साल से जो 2 आंदोलन चले वो काफी कहीं ना कहीं बीजेपी को चोट पहुंचाने में सफल रहे। एक थे हार्दिक पटेल, दूसरे थे अल्पेश ठाकुर। अल्पेश ठाकुर तो सीधे कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। तो ये एक युवा ब्रिगेड है और पूरे गुजरात ने इनको सपोर्ट किया है। ठाकुर है तो ओबीसी समाज ने अल्पेश ठाकुर को सपोर्ट किया, हार्दिक है तो उनको पटेलों ने समर्थन किया, और एक नाम तीसरा है जिग्नेश मेवाणी जो एक दलित के लीडर है। हालांकि उनके 7% वोट है, फिर भी वो अपने अधिकार की लड़ाई की बात कर रहे हैं। और ये नॉन पॉलिटिकल फेस धीरे धीरे करके गुजरात की राजनीति में एक अहम किरदार प्ले करने लगे। तब जाकर बीजेपी को लगा कि ये जिस तरह से 2007 और 2012 में आसानी से चुनाव जीता जाता था, ऐसा माहौल इस बार नहीं है। इसलिए लगातार अमित शाह है वो यहीं पर बने हुए हैं, भले ही वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन गुजरात उनके लिए अहम है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो कि उनका होम स्टेट है वो भी यहाँ पर लगातार दौरे है उनका बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार लगता है कि कहीं टक्कर देंगे। असली कांग्रेस की टक्कर नहीं है, लेकिन ये जो एक चीज और बहुत जल्दी से समझना चाहेंगे केतन जी कि यहाँ पर जो दूसरी जो रियासती जो पार्टियां होती हैं, जैसे कि अगर हम यूपी चले जाएं तो वहां पर सपा बसपा वगैरह होती है, जेडीयू आरजेडी बिहार में होती है, यहाँ पर जो टक्कर है सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की है। क्या इसकी वजह से कांग्रेस मजबूत है? बहुत शॉर्ट आपसे जवाब चाहूंगा इसका।
बिल्कुल, देखिए 1990 से यहाँ पर टू पार्टी पॉलिटिक्स ही हो रहा है और गुजरात की जनता है वो कभी तीसरे पक्ष को वोट नहीं करती। इसलिए शायद अरविंद केजरीवाल जो कि 1 साल पहले यहाँ आना चाहते थे उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। केशुभाई पटेल है वो 2012 में अलग पार्टी बनाकर गए लेकिन उनको 2 सीट मिली। शंकर सिंह वाघेला इस बार कांग्रेस से हट के आए, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री है लेकिन उनको भी उतना समर्थन अभी तक नहीं मिला। इसलिए कांग्रेस को उम्मीद है और 60 सीट के नीचे कभी कांग्रेस नहीं आई है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव का आप रिकॉर्ड निकाल ले तो कहीं ना कहीं टू पार्टी पॉलिटिक्स ये एक बड़ा फैक्टर है। मैं जरा इस पर जल्दी से खुर्शीद रब्बानी जी हमारे इनपुट एडिटर भी जुड़े हुए हैं, उनका भी एनालिसिस समझ लेता हूं कि खुर्शीद जी जो रीजनल पार्टीज का फैक्टर नहीं है और अब जैसे अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे, सीधे सीधे वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर बीजेपी के एंटी वो एक तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो जो रियासती पार्टियां नहीं होने का क्या फायदा सीधे सीधे कांग्रेस को मिल रहा है? और अगर दूसरे रियासतों में ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस क्या फाइट देती इसी तरह जैसे कांग्रेस को जैसे गुजरात में दे रही है? देखिए यहां पर तीसरी पार्टी का कांग्रेस और बीजेपी के अलावा यानी कहा जाए थर्ड पार्टी का कोई मतलब यहाँ पर वजूद नहीं है, कोई वजूद नजर भी नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी के जो अभी नए सरबराह हैं या फिर जो कहा जाए मुखिया है अखिलेश यादव, वो यहाँ पर आए थे। उनकी पार्टी ने महज पूरे राजस्थान में 182 सीट्स में से 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये उम्मीदवार जो है अभी उन्होंने एक पौधा लगाया है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में या आने वाले सालों में जो है वो ज्यादा उम्मीदवार उतारे, लेकिन फिलहाल यहाँ चाहे शंकर सिंह वाघेला हो उनका कोई फैक्टर जो है यहाँ पर नजर नहीं आता। हो सकता है उनके इलाके में 1-2 सीट्स के ऊपर जो है वो कुछ असरअंदाज करे या कुछ असर उनका पड़े। एनसीपी के पिछली बार जो है वो कुछ मेंबर्स जो है वो चुन करके आए थे, जेडीयू के जो है वो 2-4 जगह पर खड़े हैं। तो जो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो छोटी छोटी रियासती पार्टियां उनका बहुत ज्यादा वजूद यहाँ पर या कोई फैक्टर या कोई जो है उनका असर नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि जो टक्कर है सीधी वो बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान ही है। उसमें जो भी पार्टी जो है वो लोगों को ज्यादा मुतासिर कर पाएगी अपनी बातों से या अपने वादों से, वो जाहिर तौर पर आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ तीसरी पार्टी का कोई फैक्टर बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। पहले भी ये बात हुई थी, चाहे शंकर सिंह वाघेला हो चाहे दूसरी लोकल पार्टीज हो, उनका यहाँ पर कोई वजूद नहीं है। और जहां तक पाटीदारों का सवाल है, जहां तक जो एक बड़ी कम्युनिटी है जिसका लंबे वक्त से अगर हम देखें एक मुश्त वोट जो है वो बीजेपी को जाता रहा है, इस बार उसमें बहुत बड़ी फूट है। फूट कहा जाए तो मतलब उसका सीधा तौर पर बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। बीजेपी से जो है पाटीदारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो कांग्रेस की तरफ जाने वाला है। और जहां तक कारोबारी है, चाहे सूरत की बात कर लीजिए, चाहे राजकोट की बात कर लीजिए, जहां पर हर एक शहर की बात कर लीजिए, जहां पर कारोबारी ज्यादा है या जहां पर ज्यादा कारोबार होता है, उनको जीएसटी से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पहले नोटबंदी का बड़ा यहाँ पर असर हुआ था। तो कुल मिलाकर के उनके अंदर भी बहुत ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है। और वो किसी तीसरी पार्टी की तरफ जाने की बजाय वो अगर बीजेपी से नाराज होंगे तो सीधे तौर पर कांग्रेस को और यही फायदा कांग्रेस को मिल रहा है कि कोई दूसरी जो है पार्टी वहां पर है नहीं जिससे उसको बाकायदा जुड़ना हो, बल्कि वहां सीधे फाइट देनी है। मैं इसका जवाब लूंगा, जैसे कि हमारे साथ दोनों ही लोग जुड़े हुए हैं और दोनों गढ़ में मौजूद होकर के जो उनका एनालिसिस आ रहा है, इस पर गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन वक्त एक छोटे से वक्फे का और चलाए, हम ब्रेक से लौटेंगे और आपसे उसका जवाब लेंगे। लेकिन अपने नाजरीन को जरूर बता दें कि गुजरात इंतखाबात पर देखिए हमारे खास कवरेज, पहले मरहले के गुजरात इंतखाबात की हर खबर लगातार कल सुबह से लगातार गुजरात की गूंज। तो बात गुजरात में बयानों की गूंज की कर रहे हैं। इस पर बातचीत के लिए बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है और गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, हम ये देख रहे हैं कि जो जमीन पर चीजें नजर आ रही हैं और जहां पर इलेक्शन होना है, अवाम असल में दरअसल जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर एक तरीके से अपनी राय दहानी करेगी और वहां पर ही इंटैक्ट नजर आ रही है। ये तमाम बातें कह ली जाएं, तमाम रैलियों में बयानबाजियां कर ली जाएं, ये नजर आ रहा है, कम से कम हमारा तो ये एनालिसिस नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा शायद ये ना इंपैक्ट पड़े, बल्कि उनको अपने सवालों और जो असल मुद्दे हैं उनका हिसाब चाहिए। देखिए हम तो चाहते हैं कि विकास पे हम इलेक्शन लड़ें, हम विकास पे ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। पूरे देश में अगर कोई विकास की बात कर रहे हैं, देश की आर्थिक प्रगति की बात कर रहे हैं, देश पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे हैं, किसानों की आय को दुगना करने की बात कर रहे हैं,
ग्रामीण क्षेत्रों में इरिगेशन पानी पहुंचाने की बात ही कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। 4 साल हो गए केंद्र में बैठे हुए। 22 सालों से आप वहाँ हैं और अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, आप चिंता मत करिए। आर्थिक विकास अगर गुजरात में आप देखा जाए तो जो 10% का आर्थिक विकास एग्रीकल्चर सेक्टर में वो आपसे पहले भी था। बिल्कुल, और आपकी सरकार आने से पहले भी था वो गुजरात में। अगर आपने किया होता तो सरकार आपको गुजरात की जनता इस तरह बाहर धक्के मार के नहीं निकालती। अरे तो 60 साल तो आपको देश की जनता ने धक्के मार के निकाला रहा गोपाल साहब। 60 साल आपका जवाब आ जाए। मैं आऊंगा कमलाकर जी, राजकुमार जी आता हूँ, मैं जवाब ले लूं। साल में पैक हो गए। मैं जवाब ले लूं पहले। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, ये जब मैं बात कर रहा हूँ विकास की तो ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब हम मुख्य मुद्दा जो जनता सुनना चाहती है उस पर ये बात ही नहीं करना देना चाहते। हमारा आज संकल्प पत्र पढ़ लीजिए, क्या संकल्प है? कृषि क्षेत्र सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है, हर गांव में पानी पहुंचाना, सौर ऊर्जा में 5 जो योजनाएं हैं जिसमें पानी बिजली, जो गुजरात में हर घर में बिजली 24 घंटे मिलती है। तो यह जो 22 साल में हमने वहाँ पे कार्य किया है, 22 साल में वो चिमन पटेल और अमर सिंह चौधरी की सरकार के पहले से मिल रही है गुजरात में। राजनीति वहाँ करने की कोशिश कर रही है और यह जो नीच वाला बयान है यह भी इनकी जातिगत मानसिकता का ही परिणाम है। ठीक है सर, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, मैं गोपाल जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। अच्छी बात है कि आप विकास की बात करना चाहते हैं सर। हम तो कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि कांग्रेस इनको झूठ वादे कर रही है। जी गोपाल जी, वो सर आरक्षण नहीं दे सकती गोपाल जी, और आरक्षण देगी तो अल्पेश की ओबीसी का आरक्षण काट के देगी। अब इसका जवाब दीजिए ना। ठीक है सर, मैं जवाब उनसे ले रहा हूं, लेकिन मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता हूं सर। आप कह रहे हैं कि आप विकास की बात करना चाहते हैं, ये बात नहीं करने दे रहे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आप विकास की बात कर रहे थे तो ठीक वोटिंग के 15 घंटे पहले आपका मैनिफेस्टो क्यों आता है? विकास का एक रोड मैप आपका बाद में क्यों नजर आता है? पहले से ही आप कर देते जब आप विकास की बात करें थे। इतना लेट क्यों हुआ फिर मैनिफेस्टो? अरे 22 साल का हमारा इतिहास है, रिकॉर्ड है विकास का। हम तो उसी पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई नए एजेंडा थोड़ी बना दिए। पूरे भाषण में प्रधानमंत्री जी के कहीं विकास रहा हो तो बता दीजिए। सबको पानी, सबका सड़कें, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के लिए मकान, युवाओं के लिए रोजगार, यह सारे जो एजेंडा है विकास के, यह तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है और उसी पे 22 साल से हमने काम किया है, उसी को आगे ले जाएंगे। तो हमारा मैनिफेस्टो संकल्प पत्र तो हम पहले से ही दे चुके हैं। सरकार ने मतलब एक रस्म अदायगी आपने कर दी कि ये ना हो कि हम लाए नहीं है और जो हमलावर भी हो गई थी कांग्रेस, और बताना है हम क्या करेंगे। हम ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, मैं आता हूं। प्रोफेसर राजवीर शर्मा, ये जो तमाम तरह की आप सरगर्मियां देख रहे हैं, हम देखते हैं रैलियों में बयानबाजी होती है और कहीं पर टीवी बाइट आ जाती है और उसको कैश कर लिया जाता है। इसको अगर हम देख रहे हैं कि बीजेपी विकास से हट करके अगर आप इस तरह की बात करिए या फिर हम कह रही है कि हम विकास पर ही बात कर रहे हैं, क्या वाकई ये दिख रहा है कि विकास पर ही सभी सियासी पार्टियां बात कर रही हैं? क्योंकि बयानात तो दोनों तरफ से कुछ अलग जा रही है। हम विकास पे काम कर रहे हैं। जी हाँ सर। शुरू में तो ये लगा था कि शायद कांग्रेस विकास के मुद्दे पर ही आएगी और जब विकास की बात होगी तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों विकास के मुद्दे को लेकर के ही चुनाव लड़ेंगे और उसी के ऊपर उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी भी क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे शायद कहीं वो रास्ते को छोड़ गए और छोड़ इसलिए गए कि पहले तो उन्होंने नहीं कांग्रेस ने शुरुआत की। कांग्रेस ने शुरुआत की जब राहुल जी मंदिर जाना शुरू कर जनेऊ को लेकर के घूमते रहे, तो जनेऊ को लेने की जरूरत ही नहीं थी, वो सिर्फ मुद्दे पर ही रहते और अगर वहां पर वो नॉन हिंदू के रजिस्टर में अपना मैं एक मिनट मैंने आपसे आपको नहीं आपको मैंने कभी डिस्कस मैंने आपको कभी डिस्टर्ब नहीं किया आपको नहीं आप कुछ भी बोल रहे हैं। आप बेसिक चीज ये समझिए, आप सियासी तर्जुमाकार हैं तो आप दोनों लोग दोनों को पहले मणिशंकर जी के खाली बोल रहे थे और दूसरी चीज की राहुल जी के मंदिर जाने पर
उनका जवाब जाने पर ये ठीक बात नहीं है। बीजेपी ने ऑब्जेक्शन उठाया था। ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। हाँ सऊद भाई क्या ठीक बात नहीं है? मैं तो राजवीर साहब वो अपनी बात रख सकते हैं, उनको अपनी बात रखने देना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं। वो सियासी तज्जियाकार हैं, वो जिम्मेदारी के साथ रख रहे हैं कि चीज को उस तरीके से भी तो देखिए। ठीक है सर, बात कम है इसलिए फिर हम मैं अपनी बात कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि वहां पर आज भी ये बात सच है कि जो बिजली सड़क पानी है वो किसी भी राज्य से अच्छा है। वहां पर जो इवन आदिवासी गांव हैं वो सड़क से जुड़े हुए हैं, अगर हम लोग कभी जाएं तो आपको पता चलेगा। दूसरी बात, मैंने शुरू में कहा था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है वहां की, उसमें नाराजगी थी जीएसटी के लिए, इसमें कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, पर मैं एक बात और कह रहा हूं कि उसका असर इसलिए उतना नहीं पड़ेगा जितना हम प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल क्लास ये भी चाहती है कि पीस रहे, शांति रहे, जीडीपी बढ़ी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और पीस रहे। और जब अगर पीस वहां पर कोई कर्फ्यू नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि जो इंडस्ट्रियल क्लास है वो खुश रहेगी, और खुश रहेगी तो वो वोट करेगी उसको। जल्दी से रिएक्ट कीजिए। जो बात गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब ने भी कही और राजवीर साहब जो बात कह रहे हैं उस पर आप रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन शॉर्ट में बहुत वक्त। 100 की सीधी एक बात, गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट का घोटाला 20,000 करोड़ से ऊपर का, हमारे समय में 9,000 से ज्यादा बसें चलती थी। शॉर्ट में सर, अरे इतना शॉर्ट नहीं कर सकते सऊद भाई। बेसिक चीज ये है, गुजरात पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का घोटाला साल भर में नोटबंदी के बाद जो है वो सिर्फ जय शाह की संपत्ति 16,000 गुना बढ़ती है। गुजरात की जनता उसका भी जवाब मांग रही है। सारे पाटीदार से लेकर के और सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी आंदोलन कर रही है। राजकुमार भाटी जी, तमाम बातें आप कह रहे हैं और आपने सबसे पहले कहा कि तमाम तरह के अल्फाज चाहे कोई भी दे, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करें, आप साथ नहीं है। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि किसको आप भारी आप देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, गुजरात में बीजेपी के माथे पे चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। बीजेपी इतनी इजी नहीं है जितना हमेशा रहती थी। 25 साल से बीजेपी की गुजरात में सरकार है, लेकिन गुजरात में इस बार बीजेपी पहली बार घिरी हुई है और हमें तमाम विश्लेषण के बाद और तमाम रिपोर्टों के बाद लगता है कि इस बार बीजेपी वहां हारने वाली है और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। जैसे 6 जिले जो है वो सबसे पिछड़े की श्रेणी में गोपाल जी, क्या ऐसा होने वाला है? बहुत शॉर्ट में सर, एक सेंटेंस में जवाब आपका चाह रहा हूं मैं। बिल्कुल नहीं, हम बहुत ऐसा नहीं होगा, मजबूत ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन केतन जोशी जी सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। मैं शॉर्ट में आपसे फाइनल कमेंट चाहता हूं। बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत शॉर्ट में कांग्रेस ने शुरू किया विकास गंडोत्तया, अब इन्होंने अपने आप ही उसको सबके अपने दावे हैं। बहुत शॉर्ट में आपका फाइनल कंक्लूजन गांडो तो 6 ठीक सर, ठीक। इन्होंने खुद विड्रॉ कर लिया, इन्हें पता चल गया कि वहां पे चलिए ठीक है सर, आपकी आवाज नहीं जा रही है सर, वक्त बिल्कुल नहीं है सर, कुछ सेकंड से। देखिए, हर चुनाव में जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर आसान तरीके से जीत जाती थी, ऐसा बिल्कुल रहा आसान नहीं है। और यहाँ से कांग्रेस में इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो पिछली बार उनको सीट मिली थी उनसे तो काफी अच्छी सीट इनको। ठीक है खुर्शीद जी, जो यहाँ पर दावे तो किए जा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बयानों का असर पड़ेगा। आपका फाइनल कमेंट, ये तमाम दावे सुनने के बाद क्या नजर आता है सर? क्या राह आसान नहीं है इस बार बीजेपी की? देखिए, मैं एक अलग तरह की बात कहना चाहता हूं, चूंकि इसके ऊपर मैं पहले भी बोल चुका हूं। इन तमाम बातों के दरमियान, इन तमाम बयानों के दरमियान, इन तमाम दावों और वादों के दरमियान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है सऊद, अपने चैनल के हिसाब से भी, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके हिसाब से भी ये बात बताना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि तमाम बातें जो हो रही हैं उन तमाम में यहाँ का गुजरात का करीब 10% अकलियती तबका कहीं खो गया है। बीजेपी पहले से उसको नहीं पूछती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस भी उसको बहुत ज्यादा नहीं पूछ रही है। महज 6 टिकट दिए गए हैं, 10% की आबादी है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 18 टिकट देने चाहिए, तो सिर्फ 6 टिकट दिए गए हैं और मुसलमानों से जुड़ी, अकलियती तबके से जुड़ी कोई बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तमाम जो है बड़ी बड़ी बातों के दरमियान, बड़े बड़े दावों के और वादों के और बयानों के दरमियान अकलियती तबका ठीक है खोया हुआ नजर आ रहा है। जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते तो अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश के पास नहीं जा रहे होते सर। ठीक है सर, बात पूरी आ जाए सर, बात पूरी आ जाए। बहुत अहम बात, और आखिर में सबसे अहम बात, मुसलमानों की बात कोई नहीं कर रहा है। वहां पर तमाम तरह की बातें हो रही, लेकिन मुसलमानों की बात करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है और ना ही उनकी किसी तरह से कोई रहनुमाई ही करता दिखाई दे रहा है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खासतौर पर केतन जी और खुर्शीद रब्बानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बातचीत में बस इतना ही, लेकिन गुजरात इंतखाबात पर लगातार हमारी खास कवरेज देखना मत भूलिए। कल सुबह पहले मरहले की गुजरात इंतखाबात की हर बड़ी खबर सुबह से ही लगातार गुजरात की गूंज।